हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक, अम्ल, क्षार और लवण, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में इस चैप्टर में पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक, और इनके उपयोग क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्टडी करना है। ठीक, तुम्हारा चैप्टर नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, ये आपके चैप्टर का नेम है। इंग्लिश इसकी होगी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक, ये आपके चैप्टर का नेम है अम्ल, क्षार और लवण। तो वन बाई वन पहले हम अम्ल को पढ़ेंगे, फिर उसमें क्षार को पढ़ेंगे, फिर उसमें लवण को पढ़ेंगे। ठीक, इसके सिवाय भी कुछ इसमें है, कुछ कंपाउंड है, ठीक, उनका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन मेन टॉपिक आपका क्या इसमें है, अम्ल, क्षार और लवण, जो चैप्टर का नेम भी है। ठीक, तो इसी के बारे में हम अध्ययन करने जाते हैं। बात आती है अम्ल। अम्ल होता क्या है? अम्ल, एसिड। ठीक, एसिड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, एसिड है क्या। ठीक, तो प्रारंभिक विचार के अनुसार जो प्रारंभिक अवधारणा थी, एसिड क्या है। ठीक, तो एसिड के बारे में यह बताया गया है प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार कि ऐसे पदार्थ जिन ऐसे, देखो पहली बात देखो, अम्ल की परिभाषा किस बेसिस पे दी गई है, ठीक है ना। तो अम्ल की परिभाषा पदार्थ का अध्ययन करके दो बेसिस पर बताई गई। एक, उसका स्वाद कैसा है, और दूसरा, लिटमस पेपर पर उसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा स्टार्टिंग में अम्ल की, क्षार की कैसे बताई गई है कि इनका स्वाद क्या है, टेस्ट क्या है, दूसरा इनका लिटमस पेपर पर इफेक्ट क्या है। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, तो लिटमस पेपर एक कागज होता है, पतली लेयर होती है। ठीक, तो उसका वीडियो हम दिखा देंगे आपको, कभी लिटमस पेपर होता क्या है, आप लोग गूगल देखो, एक पेज की तरह से आपके पतला सा कागज, दो कलर में आता है, वो नीला होता है या तो फिर वो रेड होता है। ठीक है, दो कलर का आता है। तो जो अम्ल की प्रारंभिक डेफिनेशन, शुरुआती डेफिनेशन दी गई थी, वो किसके बेसिस पर दी गई थी भैया? स्वाद के बेसिस पर, और लिटमस पेपर के साथ व्यवहार क्या करता है। ठीक, तो शुरू में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा अम्ल क्या है। तो आपने पढ़ा होगा ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा जो लिटमस पेपर, ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ध्यान से देखना, जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एसिड कहते हैं। तो ये प्रारंभिक अवधारणा थी कि अम्ल क्या है। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है भैया, कैसा होता है, खट्टा होता है, और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे दिया गिवन था, ये बहुत इनिशियल डेफिनेशन, बहुत प्रारंभिक परिभाषा अम्ल, जैसे आपने देखा होगा सिरका। ठीक, सिरका, नींबू और संतरा, अगर आप ये ध्यान से देखें, तीनों के तीनों क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें खट्टापन होता है। साथ साथ सिरका, नींबू और संतरा तीनों ही नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिरका, नींबू और संतरा में जो होता है वो क्या पाया जाता है, आपका अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका में हो सकता है किसी को पता हो कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो देख ले आप लोग क्या होता है। सिरका में आपका होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है भैया, एसिटिक अम्ल। ठीक, सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल। नींबू में आपका होता है सिट्रिक अम्ल, क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू में ही पाया जाता है। और आप जो संतरा होता है उसमें पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। ठीक, टार्टेरिक अम्ल।
ये इसमें पाया जाता है। तो इनका जो स्वाद देखा गया वो कैसा देख पाया गया, खट्टा। और जो लिटमस पेपर था, इन्होंने नीले लिटमस को क्या कर दिया, लाल। लाल को नहीं चेंज किया, इन्होंने नीले को क्या कर दिया, लाल कर दिया। मतलब इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इससे पता चला कि जो इन पदार्थों में पाए जाने वाले पदार्थ है वो कैसे हैं, एसिड है। कैसे पता चला, दो बेसिस पर। एक तो इनका स्वाद कैसा है, एक तो इनका स्वाद आपका कैसा है, आपको पता होगा सर, खट्टा है। और दूसरा इन्होंने क्या किया, नीले लिटमस पेपर को, किसको, नीले को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लाल में। तो हम ये समझ गए प्रारंभिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो सिरका, नींबू, संतरा में पाए जाने वाले पदार्थ है वो कैसे पदार्थ है, अम्ल है। ठीक है ना, ओके। बस ऐसे ही क्षार की परिभाषा भी दी गई, ठीक। लेकिन क्षार की परिभाषा को हम चाहे तो अभी बता दें तो बहुत आसान बता दें, लेकिन क्षार का अध्ययन हम अम्ल अध्ययन के बाद करेंगे। तो अगर देखा जाए क्षार क्या होता है तो बहुत आसान है, ऐसे डेफिनेशन सेम है। प्रारंभिक डेफिनेशन क्षार की भी यही है कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, कैसा होता है, कड़वा, तथा वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है ना, ये क्षार की डेफिनेशन होगी। लेकिन पहले हम लोग अम्ल के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको अम्ल का तो कुछ आइडिया लग गया है, ठीक है ना, कि अम्ल होता क्या है। तो अब अम्ल की देखो, अम्ल के जो हम कई डेफिनेशन है। एक है प्रारंभिक विचारधारा, जो ये बहुत इनिशियल दी गई थी, ठीक, ये स्वाद वगैरह। इसके बाद आया था आर्हेनियस अवधारणा। आर्हेनियस के बाद आधुनिक में आता है लारी ब्रास्टरडम और लुईसम, ठीक। लेकिन लारी ब्रास्टरडम और जो लुईसम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा आर्हेनियस अम्ल है, आर्हेनियस हमारा 10th के सिलेबस में है, तो हम पढ़ेंगे आर्हेनियस अम्ल। आर्हेनिया के साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि अम्ल क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग अम्ल क्या होती है, उसी अवधारणा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस अवधारणा। ठीक, तो हम चलते देखते हैं आर्हेनियस अवधारणा होती क्या है। ओके, ठीक। तो ये हो गया कॉमन एकदम इनिशियल आर्हेनियस अवधारणा, अम्ल की आर्हेनियस अवधारणा। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग देखो, ध्यान सुनो, आर्हेनियस, आर्हेनियस, ठीक है ना, आर्हेनियस की अवधारणा मतलब इन्होंने अम्ल की क्या डेफिनेशन बनाई, आर्हेनियस ने अम्ल को क्या डिफाइन किया, उसी जो डिफाइन है मतलब हम लोग जैसे व्यक्त किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस अवधारणा। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, इन्होंने कहा अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर, ध्यान सुनना, ऐसे पदार्थ, या तो ऐसे बोल, ऐसे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर केवल हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन मिलता है, इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का धनायन नहीं मिलता है, उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तो ध्यान सुनो, आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जिसको जलीय विलयन में घोलने पर केवल H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है तथा अन्य किसी भी प्रकार का धनायन प्राप्त नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। अगर उसी को चाहो तो कह सकते हो आर्हेनियस अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, आर्हेनियस अम्ल। तो यही आर्हेनियस की अवधारणा होगी, क्योंकि यही इन्होंने इसको डिफाइन किया, ठीक ना। तो कोई पूछे आर्हेनियस अम्ल क्या है तो आप बता दो, ऐसा पदार्थ जिसको जलीय विलयन में घोलने पर केवल हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी धनायन प्राप्त नहीं होता है, आर्हेनियस अम्ल कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये आर्हेनियस अम्ल हो गया। अब ये आया कि जल में घोलने पर तो बहुत आसान है भाई, जल में घोलेंगे तो आयन में टूट जाता है प्लस और माइनस में। तो इन्होंने कहा कि ऐसा पदार्थ जिसमें और केवल अगर धनायन की बात की जाए तो केवल H पॉजिटिव आयन है। कौन सा आयन है, H पॉजिटिव आयन। तो अगर ऐसा कोई पदार्थ है कि उसमें धनायन केवल और केवल H पॉजिटिव है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस अम्ल कहते हैं। ठीक है, दिक्कत ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होगी आर्हेनियस अवधारणा, मतलब आर्हेनियस अम्ल की ये डेफिनेशन होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल के प्रकार। तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के
प्रकार। अब ये देखो अम्ल के प्रकार ये है, तो हम लोग पढ़ेंगे आयनन के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन के अनुसार अगर कोई पूछे अम्ल को कितने प्रकार में बांटा गया, तो परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना, डिफिनेशन के अनुसार अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको हमने बता दिया विचारधारा मतलब परिकल्पना के आधार पर। पहला कौन सा है, आर्हेनियस अम्ल, दूसरा कौन सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लारिन तथा ब्रास्टर्ड, और नेक्स्ट क्लास में उसी क्लास में आप पढ़ेंगे जब आप फर्स्ट ईयर में लारिन ब्रास्टर्ड अम्ल पढ़ेंगे तो वही आपको पढ़ने का मिलेगा लुईस अम्ल। लारिन ब्रास्टर्ड और लुईस अम्ल जो है वो आधुनिक विचार है और आर्हेनियस अम्ल प्रारंभिक विचार, ठीक है ना। तो अभी हम लोग लारिन ब्रास्टर्ड और लुईस नहीं देखेंगे, वो फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ेंगे हम। साम्यावस्था एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार किसके बेसिस पर, आयनन के आधार पर। ये आयनन क्या होता है इसको समझना है, आयनन के आधार पर, ठीक। ये सब होता क्या, आयनाइजेशन, आयनन या वियोजन इसको कहते हैं। तो नाम से इसे वियोजन मतलब कोई पदार्थ है उसको घोलो कितना वो वियोजित हो जाता है, मतलब किसी पदार्थ का अपने आयनों में टूटना ही क्या कहलाता है, आयनन या वियोजन कहलाता है। देखो किसी पदार्थ का अपने आयनों में टूटना ही क्या कहलाता है, आयनन या वियोजन कहलाता है, ठीक। तो ये वियोजन या कह सकते हो आयनन मतलब कोई अम्ल है उसको घोलो और वो कितना वियोजित होता है, मतलब वियोजन के आधार पर अपने प्लस और माइनस आयनों में टूटने के आधार पर कितने प्रकार से होता है। तो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हिंदी में इसको कहते हैं प्रबल अम्ल, क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। दूसरा आपका होता है वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल। तो देखो आयनन के आधार पर हमें कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, बस एक एक टर्म का केवल डेफिनेशन, उसको ध्यान से समझ ले आप तुरंत समझ जाएंगे। तो बात आती है कि ये प्रबल अम्ल होता क्या है, ठीक। तो देखो डिफिनेशन सुनो, पर अगर कौन से अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहेंगे या प्रबल अम्ल कैसे डिफाइन होता है, तो ध्यान से सुनिए। ऐसा अम्ल जिसको जलीय विलयन में घोलने पर, ऐसा अम्ल जिसको जलीय विलयन में घोलने पर वो अपने आयनों में पूर्णता आयनित हो जाए, वियोजित हो जाए, तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। मतलब यदि कोई अम्ल है उसकी मान लो की मात्रा 1 मोलर है, कितना है, 1 मोलर है, तो उसको पूरा का पूरा घोलो जलीय विलयन में और उस पूरा का पूरा 1 मोलर मतलब 100% वो आयनाइज हो जाए, 100% अपने आयनों में विभक्त हो जाए, तब अगर ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। मतलब ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में घोलने पर अपने आयनों में पूर्णता 100% वियोजित हो जाता है, ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे एग्जांपल देखो आप, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब प्रबल अम्ल है, ठीक। अगर इनको जल में घोलेंगे, जैसे मान लो H2SO4 को हम घोलते हैं, तो H2SO4 के हम घोलेंगे तो देखो ये अपने आयनों में 100% वियोजित हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है ना। जितना H2SO4 रहेगा वो सब अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग कह देंगे ये अम्ल कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। अब हम देखते हैं वीक एसिड, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि प्रबल अम्ल को 100% वियोजन पे डिफाइन किया गया है, तो वीक अम्ल को क्या, उससे थोड़ा कम पे। तो कोई पूछे दुर्बल अम्ल क्या है, ऐसा अम्ल जिसको जलीय विलयन में घोलने पर वह अपने आयनों में पूर्णता वियोजित नहीं होता है, मतलब मान लो 100% नहीं, 80%, 90%, 60%, 50%, मतलब यदि कोई अम्ल जलीय विलयन में घोलो और 100% वियोजित ना हो तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो आपका एसिटिक एसिड मतलब सिरका, ठीक है ना, ये सिरके में पाया जाने वाला एसिड है, ये वीक एसिड है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी क्या आपका है, वीक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी आपका क्या है, वीक एसिड।
मतलब अब आप समझ गए होंगे, प्रबलन ऐसा अम्ल जिसको जलीय विलयन में घोलो और वो अपने आयनों में 100% पूर्णता वियोजित हो जाए, ऐसे अम्ल को स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब प्रबल अम्ल कहेंगे। तथा ऐसा अम्ल जिसको जलीय विलयन में घोलने पर वो अपने आयनों में पूर्णता वियोजित नहीं होता है, ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। दोनों के हमने 3-3 एग्जाम्पल लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको आप लोग बाकायदा नोट बना लेंगे, हमने 2-3 एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक, अब देखो ये बात आती है कि हमने अम्ल की डेफिनेशन पढ़ लिया, आयनन के आधार पर हम दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। अब ये हो गया, हमने एसिड के बारे में जान लिया कि अम्ल होता क्या, उसकी डेफिनेशन जाना हमने, वो कितने प्रकार का होता है, आयनन क्या होता है ये जान गए। अब हम लोग पढ़ते हैं जो एसिड का गुण क्या होता है, एसिड का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम लोग देखेंगे आयन के जो एसिड है उनके भौतिक गुण और क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। ठीक, तो अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जो एसिड होते हैं उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। केमिस्ट्री में से फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी जानना चाहिए। ठीक है ना, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, किसके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एसिड के। तो देखो पहली बात, फिजिकल मतलब भौतिक गुण, तो पहला होगा वो स्वाद में क्या होता है भैया, खट्टा, सॉर होता है। तो ये पहला हो गया भौतिक गुण। दूसरा ये क्या करता है, नीले लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाल में। ये उसका दूसरा हो गया, नीले को किसमें कन्वर्ट करता है, लाल। ठीक है ना। तीसरा हो गया, ये कोरेसिव पावर रखता है, संक्षारक प्रवृत्ति होता है। कैसा होता है, संक्षारक। अब ये समझना कोरेसिव क्या होती है, संक्षारक प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखो भौतिक गुण तीन अम्ल हो गए, खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और ये संक्षारक प्रवृत्ति क्या, संक्षारक क्या होता है, तो ध्यान से देखो संक्षारक होता क्या। ठीक है, तो संक्षारक की डेफिनेशन सुन लो। ऐसा कोई पदार्थ जो किसी ठोस पदार्थ पर, ऐसा कोई पदार्थ जो किसी ठोस पदार्थ पर एक रासायनिक अपक्रिया द्वारा नष्ट करने की क्षमता रखता हो। ध्यान से देखो, ऐसा कोई पदार्थ जो किसी ठोस पदार्थ को एक रासायनिक अपक्रिया द्वारा नष्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो, ऐसे पदार्थ को हम संक्षारक पदार्थ कहते हैं, कोरेसिव सब्सटेंस कहते हैं। तो जो आपका एसिड होता है क्या होता है, संक्षारक होता है। एसिड को अपनी त्वचा पे गिरा लो, वहां क्या कर देगा, आपको जला देगा। एसिड को आप कपड़े पे गिरा दो उसको होल कर देगा। ठीक, लकड़ी पे गिरा दो तो उसको भी नुकसान करेगा। मतलब एसिड जो है यदि इसको किसी सॉलिड सब्सटेंस पे आप गिराओगे तो वो एक रासायनिक अपक्रिया द्वारा, एक केमिकल रिएक्शन द्वारा उसको क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अम्ल क्या होता है, एक संक्षारक प्रवृत्ति रखता है, कोरेसिव नेचर रखता है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन भौतिक गुण है किसके, फिजिकल प्रॉपर्टी किसके, एसिड के। तो इंपॉर्टेंट है संक्षारक प्रवृत्ति, आप समझ गए। एक बार फिर से डिफाइन इसको कर, संक्षारक प्रवृत्ति ऐसा कोई पदार्थ जो किसी ठोस पदार्थ पर एक रासायनिक अपक्रिया के द्वारा नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसको नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारक पदार्थ कहते हैं, कोरेसिव सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, एसिड का। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल के रासायनिक गुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फोकस हमको यहीं पे करना है। केमिस्ट्री है तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम किसको पढ़ने चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी किसके, अम्ल। ठीक, तो हमारा हेडिंग है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण को पढ़ रहे हैं, तो एक 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट गुण क्या होता है, तो ध्यान से देखो, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं अम्ल की धातु से क्रिया। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, पहला अम्ल की धातु से क्रिया। धात हो सकता है कुछ लोग, आप लोग में से जानते हो, क्लास 9 में पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद का चैप्टर ही है मेटल एंड नॉन मेटल, हम लोग पूरा डिटेल से। ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं। अम्ल की धातु से क्रिया, तो यदि कोई अम्ल होगा तो धातु से क्रिया करके क्या करेगा, उसके लिए फार्मूला देखो रिएक्शन होने का। ठीक, मान लो कोई अम्ल है, अम्ल मतलब एसिड, ठीक है ना, कोई एसिड है, ठीक, प्लस कोई मेटल, मेटल मतलब भैया धातु है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसिड मतलब अम्ल है, मेटल मतलब धातु है, तो अम्ल और धातु है, ये दोनों रिएक्शन करके देखो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे भैया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां आएगा नहीं, एक मिनट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। यहां लिखेंगे अगर नीचे तो लिखेंगे सॉल्ट यही होती है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि यदि कोई एसिड हो, क्या हो, कोई एसिड हो, कोई अम्ल हो, वो धातु से रिएक्शन करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पहली प्रॉपर्टी एसिड की, मतलब कोई अम्ल है, वो अम्ल किसी धातु से रिएक्शन कर रहा है तो किसका निर्माण करेगा, एक लवण और हाइड्रोजन गैस का। एग्जांपल देखो, ये मेन है आपका, ये आप जैसे मैथ में फार्मूले याद रखते हो वैसे ये याद रखो, ठीक, कि अगर कोई अम्ल है किसी धातु से रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस पर आप हजारों केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं, बस इसी फार्मूले, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल लेते जाओ, एसिड बदलते जाओ, रिएक्शन आपका तैयार होता जाएगा। हम आपको एक दो एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। कोई एसिड, मान लो एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, एक धातु मान लो जिंक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जिंक, ठीक, ये धातु है, ये अम्ल है, अम्ल और धातु रिएक्शन करेंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनना। साल्ट देखो क्या बनेगा, ZnCl। अब Cl2 बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था। जिंक की वैलेंसी मतलब संयोजकता अगर देखा जाए तो कितनी होती है, 2, और क्लोरीन की कितनी होती है, 1। अब ये दोनों देखो ध्यान से, जिंक की 2 और क्लोरीन की 1, जब दोनों यौगिक बनाएंगे तो 2 इसके पास और 1 इसके पास, मतलब ये बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एक एसिड है, एक धातु है, उसके साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाना। चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे एसिड H2SO4 लेते, क्या लेते हैं, H2SO4, इसका आपके बाद फिर जिंक से करा दो, चलो जिंक से करा दे, ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये होगा ZnSO4 प्लस H2O। हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फार्मूला है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल गया, ये बनेगा। जिंक की बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2, कैंसिल 1 1, तो ZnSO4 रिएक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक। तो देखो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, पहला रासायनिक गुण पढ़ा अम्ल का। अम्ल यदि किसी धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भैया, लवण और सॉल्ट बनाएगा, सॉरी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सॉल्ट एक ही चीज है। ओके ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी का अध्ययन करने, केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी प्रॉपर्टी इतना बताएंगे इसमें इंपॉर्टेंट। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, किससे, देखो ध्यान से, कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट। राइटिंग थोड़ी सी हमारी खराब है तो आप लोग समझें। समझ अगर आप थोड़ा सा करें, बस उतना है कि आप लोग समझ जाएंगे, बाकी आप लोग अच्छा लिखते हैं, नो डाउट। ठीक, तो देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एसिड का कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो ध्यान से देखेंगे इसमें। अच्छा, बाइकार्बोनेट को एक चीज और कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। कुछ लोग कहते हैं कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, और कुछ लोग कहते हैं कार्बोनेट तथा, इसको अथवा ना करके तथा कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, तथा। इसको बहुत लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, और कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ा जाता है। ओके, तो इसके साथ रिएक्शन देखो क्या होगा, तो इसमें देखो ध्यान से, अम्ल है, क्या है आपका, अम्ल है प्लस
आपका चाहे कार्बोनेट हो अथवा बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो अथवा, ध्यान से देखो दोनों एक ही बता देना, ठीक, कार्बोनेट हो अथवा बाइकार्बोनेट हो, इसका अम्ल और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब होता है, चाहे अम्ल के साथ कार्बोनेट हो चाहे अम्ल के साथ बाइकार्बोनेट हो, तो आपका जो बनेगा वो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसको वैसे फार्मूले में, ठीक है, नहीं तो वो आएगा। तो ये एक फार्मूला है, इसको याद रख लें, बहुत रिएक्शन में काम करेगा। ये रिएक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है जब कोई अम्ल किसी कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल देखें, मान लो आपका एग्जांपल है HCl, कार्बोनेट ले रहे हैं Na2CO3, ये आपका कार्बोनेट है, देखो बनाएगा क्या, आपको ये इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो ये आपको पता है, आप तुरंत कंप्लीट कर लोगे। आपको पता है कि अम्ल और कार्बोनेट रिएक्शन करेंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखते हैं लवण क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O बना दो और प्लस CO2 बना दो, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करना आपको बहुत पहले पढ़ा है, देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम है तो हम लोग यहाँ क्या लगा लेंगे 2, बैलेंस करते हैं, 2 क्लोरीन तो यहाँ हम लोग लगा देंगे 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, बैलेंस है। तो देखो किसी एसिड का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा है तो लवण बना है, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, मान लो HCl ही है और बाइकार्बोनेट NaHCO3, देखो इसी को पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो 2 चीज पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने बोला ना बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, तो सेम रिएक्शन ये भी होगा, अम्ल है और ये क्या आपका बाइकार्बोनेट, सेम बनेगा, मतलब सॉल्ट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट भी बनेगा NaCl प्लस H2O और CO2, प्रोडक्ट दोनों में सेम है, ठीक, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस है, 2 1 3, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये देखो ये भी आपका एकदम एनालिसिस हो गया, समझ में आ गया होगा। कोई अम्ल है वो कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और लवण बनाएगा, ये भी आपका एक फार्मूला है, ठीक। आप इसको फार्मूला समझ के याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये अम्ल का एक रासायनिक गुण है, ठीक। अब हम लोग गुण पढ़ते हैं तीसरा, थर्ड गुण पढ़ते हैं कि अम्ल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, तो हम लोग उसको पढ़ने चल रहे हैं, ठीक, तो इसको हम मिटा देंगे। तीसरा रासायनिक गुण अम्ल की क्या होती है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक, अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन। अभी हम लोग क्षार नहीं पढ़े, लेकिन क्षार होता क्या थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होता कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तो थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी क्षार से क्रिया, किसकी क्रिया भैया, अम्ल की, रिएक्शन विद बेस, क्षार से क्रिया है, तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। देखो कोई अम्ल हो, ठीक, वो क्षार के साथ यदि रिएक्शन कर रहा है तो अम्ल और क्षार मिलकर हमेशा लवण और जल बनाते, क्या बनाते भैया, लवण और जल। ध्यान रखेंगे, यदि कोई अम्ल है तो किसी क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। और पता है इसी क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी क्रिया को कहते हैं। मतलब ध्यान से सुनो, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनता है, इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपका अम्ल है H2SO4, ठीक, आपका बेस मतलब क्षार है NaOH। अब देखो बनेगा क्या, अम्ल हो गया क्षार, लवण और जल, पहले जल बना दो आप, और लवण देखो क्या बनेगा, Na यहां से और SO4 यहां से, तो बनेगा NaSO4। अब देखो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, 2 इसके पास और 1 इसके पास, तो बन जाएगा Na2SO4। बैलेंस करने के लिए हम लोग लगाते हैं, बैलेंस करना आप लोग सीखे फर्स्ट चैप्टर में,
तो 2 सोडियम हो गया, सल्फेट 1, बाकी और बराबर लग रहे हैं, 2 2 4 2, और यहां भी लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि तभी ये 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 और 2 6 ऑक्सीजन 4 और 2 6 ऑक्सीजन, बैलेंस है। मतलब कोई अम्ल होगा तो किसी क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण